वेलकम टू द केमिस्ट्री बाय विलक्ष्मी। सो आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। हम एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ रहे हैं ताकि जो एनसीईआरटी से बुक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नीट वगैरह के स्टूडेंट हो गए, जेई के हो गए, तो उनके लिए भी ये चैप्टर समझने में इजी रहे। टर्मिनोलॉजीज कहाँ पे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वो चीज़ें एक्सप्लेन कर सकें। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे, एक डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि जैसे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है, सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, मेटल का होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कैसे, ये इन सब के डेफिनेशन देखेंगे ना, नोमेनक्लेचर देखेंगे इनका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और है ना फिर है ना फॉर्मूले से और नेम लिखना सीखेंगे इनके, आइसोमेरिज्म देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है। और है ना जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसकी एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, और इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डे टू डे लाइफ में जो यूज है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब हमने है ना अब तक जो हमने पढ़ा है कि जो लास्ट वाले चैप्टर में जैसे है ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है, तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है ना वो क्या करती है, डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं ना, कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड्स बनाते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जब हम इनिशियली देखते हैं तो देखो कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड होता है ना, जैसे ये ए और बी दो एटम है, अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा तो एक के पास तो क्या होएगा, वेकेंट ऑर्बिटल होएगा, ठीक है ना, और इसके पास क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन होएगा। तो ये जो किसी भी एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में, अगर दोनों एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका है ना, दोनों एक इलेक्ट्रॉन ए का है एक इलेक्ट्रॉन बी का है, इस तरह से अगर ये बॉन्ड बनाते हैं ना एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, तो इस तरह का बॉन्ड तो कैसा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन अगर है ना दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे है ना एक ही एटम के द्वारा दिए जाते हैं, तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है ना, तो वो इस तरह है ना, इस एरो से दिखाया जाता है, जो एटम है ना इलेक्ट्रॉन देता है उसकी तरफ से जो एरो का जो ये सिरा होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसकी साइड होता है। तो इस टाइप का ये जो बॉन्ड होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो इस बॉन्ड के जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दिए गए हैं, बी के द्वारा ही दिए गए हैं ना, दो इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला बॉन्ड कैसा होता है, ये होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। ये कैसा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। मेटल एंड लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब मेटल के पास तो आपको पता है कि ये तो कैसी होती है, मेटल तो है ना इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होती है ना, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है ना, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स रहते हैं, ठीक है। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स रहते हैं, राइट। तो और लिगेंड क्या होता है, लिगेंड के पास या तो लिगेंड कौन सा एटम फंक्शन कर सकता है, या तो एनाइन हो, है ना, जो डोनर एटम होता है ना उसे क्या बोलते हैं, हम लिगेंड बोलते हैं, या तो एनाइन हो सकता है या फिर इसके पास एलपी हो, है ना। तो या तो एलपी होएगा तो वो अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे देगा, एनाइन होगा तो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इस तरह से मेटल और लिगेंड के बीच में ये बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा। ये कैसा बॉन्ड होएगा, इसे बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, है ना। तो ये है ना जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना, ये स्पेसिफिक काइंड का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। इन जनरल अगर देखा जाता है किन्हीं भी जैसे दो एटम है ए और बी है, अगर इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होना है तो एक इलेक्ट्रॉन ए देगा एक इलेक्ट्रॉन बी देगा, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर करेंगे ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और ये इस तरह से एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो बॉन्ड होगा ना एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड होता है, ये कैसा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, ए और बी की कंपेरेबल हो। वहीं अगर है ना बी की अब इन दोनों में से किसी एक की सपोज करो बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होएगा, ये जो बॉन्ड पेयर का जो ये इलेक्ट्रॉन है वो बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रहेगी। तो इस तरह से अगर ये होगा तो बी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तब ये कैसा बॉन्ड हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे ये मेटल है और ये लिगेंड है, सपोज करो ये लोन पेयर कंटेनिंग कोई लिगेंड है, ठीक है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, मेटल के पास तो पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे ना ये इस लिगेंड के द्वारा ही दिए जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए।
तो इस टाइप का जो बॉन्ड फॉर्म होएगा इनके बीच में, तो ये होएगा इस तरह का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होएगा। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का बॉन्ड हो गया कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही एटम के द्वारा दिए जा रहे हैं, एक ही एलिमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं ना। तो और इसे है ना एरो से दिखाया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसकी तरफ एरो का मुंह रहता है। तो इस टाइप का जो बॉन्ड है ना जिन कंपाउंड्स में पाया जाता है उनकी फिर एक अलग ब्रांच बना दी है ना, उसकी एक अलग से स्टडी करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। अब है ना जैसे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जो होती है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स का मतलब हो गया है ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब हो गया जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो वो ही है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्शली फिल्ड रहते हैं। पार्शली फिल्ड रहने का मतलब क्या होता है, जो मेटल होता है उसके पास क्या होता है, वेकेंट है ना डी ऑर्बिटल अवेलेबल रहते हैं। उसके कारण क्या होता है, ये जो लिगेंड रहता है या तो ये एनाइन रहेगा या फिर इसके पास है ना लोन पेयर रहेगा, उसके इलेक्ट्रॉन ये अपने इस वेकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सकते हैं और इस तरह का ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब दोनों जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं बॉन्ड में वो किसके द्वारा रहते हैं, वो एक ही एटम के द्वारा, लिगेंड के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो यही पूरी स्टडी हम इसमें पढ़ेंगे कि पूरा इन्हीं की डिटेल से हम इसमें स्टडी देखेंगे, किस तरह से इन्होंने रिसर्च के बारे में सोचा इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो पहले वाले चैप्टर में हमने देखा कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं मेटल एटम्स होते हैं ना बाउंड टू द नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में क्या होता है कि सच कंपाउंड क्या कहलाते हैं, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में उन्हें बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। द केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग एरिया ऑफ द मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ए केमिकल बॉन्डिंग, जो अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इनिशियली थी उसमें क्या था कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह की स्टडी, अभी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अभी रिसर्च चल रही है उसमें ना इन जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बेस्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनकी स्टडी हो रही है। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ए केमिकल बॉन्डिंग एंड ए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैव प्रोवाइडेड इंसाइट इनटू द फंक्शनिंग ऑफ दिस कंपाउंड एज वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ ए बायोलॉजिकल सिस्टम। जैसे क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए, ये क्या होता है, एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो लीव्स में पाया जाता है, ठीक है। जो है ना रेस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें है ना जो क्लोरोफिल होता है उसमें है ना कौन सी मेटल रहती है, इसके जो सेंटर होता है उसमें मैग्नीशियम मेटल रहती है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में होता है ना। और इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो ट्रांजिशन मेटल कौन सी रहती है, इसमें आयरन रहती है ना। जो रेड कलर होता है ब्लड का वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रहती है उसमें आयरन की, उसके कारण होता है। डीऑक्सीडाइज्ड जो ब्लड रहता है उसका रंग रेड कलर नहीं रहता, ऑक्सीडाइज्ड जो ब्लड रहता है उसका कलर रेड रहता है। एंड जो विटामिन B12 होता है जिसे है ना साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, इसके जो सेंटर होता है विटामिन B12 में, इसमें कौन सी मेटल रहती है, इसमें है ना कोबाल्ट मेटल रहती है, ठीक है। तो अगर हम देखें अब ये देखो नेचुरली भी है ना, ये जो इनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना इसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल रहेंगे और इसके जो 4 पोरफायरिन रिंग होगी उसमें जो नाइट्रोजन रहेगा है ना, इसमें देखो इस तरह से 4 पोरफायरिन रिंग रहती है, ठीक है। पोरफायरिन रिंग रहती है उसमें है ना जो नाइट्रोजन रहता है वो उसके पास लोन पेयर रहते हैं और ये लोन पेयर के थ्रू ये जो आयरन रहता है उसके साथ है ना बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो इसके पास क्या होता है, आयरन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, मतलब ये ट्रांजिशन मेटल है। इसी कारण ये कौन सा, इसमें कौन सा बॉन्ड रहता है, नाइट्रोजन टू है ना जो आयरन होता है ना वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। इस तरह के 4 बॉन्ड रहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। विटामिन जो B12 होता है जिसे साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं, इसमें कौन सा जो ट्रांजिशन मेटल रहती है, कोबाल्ट रहती है। वैरायटी ऑफ है, अगर बात करी जाए मेटलर्जी के जो प्रोसेस होते हैं, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट होते हैं एंड एनालिटिकल रिएजेंट्स होते हैं। इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट का मतलब हो गया कि जैसे भी कैटलिस्ट क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाते हैं ना,
अल्टरनेट पास से, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है। इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट का मतलब हो गया कि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उनमें है ना जो कैटलिस्ट यूज की जाते हैं उन्हें ही इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट बोलते हैं, जो बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज होती है उनमें, है ना। एनालिटिकल रिएजेंट हो गए, इन्वॉल्व द यूजेस ऑफ, इन सब में क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूज आते हैं, जैसे कि एक होता है विल्किंसन कैटलिस्ट होता है RsCl-PP-S3, ठीक है। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है, जो एल्कीन होता है ना, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करने के लिए विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। ऑल्सो फाइंड मेनी एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, टेक्सटाइल डाइंग हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी इनका यूज होता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में जैसे कि जो सिस्प्लेटिन होता है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, एज एंटी कैंसर यूज किया जाता है। और अगर कई बार क्या होता है कि जैसे ह्यूमन बॉडी होती है उसमें है ना कॉपर ईडी किसी की अगर एक्सेस हो जाती है तो उसमें जो EDTA होता है ये क्या होता है, लिगेंड होता है ना। तो अगर इसको अगर EDTA के साथ क्या होगा, ये कॉपर है ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा और फिर क्या होता है कि उससे बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है अगर ह्यूमन बॉडी में एक्सेस हो जाता है। तो इस तरह से इनका मेडिसिनल यूज भी लिया जाता है। ये सारी चीजें आगे बता रखी है। अब बात आती है वर्नर थ्योरी की। वर्नर थ्योरी ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो सबसे पहले होता है कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वर्नर थे उन्होंने वो रिसर्च कर रहे थे 1866 से 1919 के बीच में, इनका अल्फ्रेड वर्नर हुए थे। ये कैसे थे, स्विस केमिस्ट थे ना, स्विट्जरलैंड के। वॉज द फर्स्ट फॉर्मुलेट द आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। इन्होंने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बीच बारे में है ना थोड़ा सा इन्होंने आइडिया दिया था। ही प्रिपेयर्ड एंड कैरेक्टराइज लार्ज नंबर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड स्टडीड देयर फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर बाय द सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, है ना। वर्नर प्रपोज्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्राइमरी वैलेंसी एंड ए सेकेंडरी वैलेंसी का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। मतलब क्या था कि जब ये रिसर्च कर रहे थे तो नंबर ऑफ बहुत सारे है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन्होंने सेलेक्ट किए और उनके है ना फिजिकल और केमिकल बिहेवियर को ये स्टडी करने लगे। फिर इन्होंने है ना जब इन्होंने स्टडी करी तो इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, एक तो प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है मेटल आयन के लिए, ठीक है। बाइनरी कंपाउंड सच है, जैसे ये बाइनरी कंपाउंड्स है ना, क्रोमियम क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड, प्लेडियम क्लोराइड है प्राइमरी वैलेंसी। इनमें जो है ना ये प्राइमरी वैलेंसी है 3-2-2, जैसे इससे 3 जुड़े हुए हैं, इससे 2 क्लोराइड जुड़े हुए हैं, इससे प्लेडियम से 2 क्लोराइड जुड़े हुए, तो ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी। इन ए सीरीज ऑफ ए कंपाउंड ऑफ ए कोबाल्ट क्लोराइड विद अमोनिया। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे ये कोबाल्ट क्लोराइड की अमोनिया के साथ इन्होंने रिएक्शन करवाई, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट द सम ऑफ द क्लोराइड आयंस कुड बी प्रेसिपिटेट एज AgCl ऑन एडिंग excess silver nitrate solution in a cold but some remained in the solution। अब इन्होंने ये देखा, इन्होंने ना AgNO3 तो एक्सेस में ले लिया। सबसे पहले तो कोबाल्ट क्लोराइड लिया और उसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाई, ठीक है। अब इसमें अमोनिया का रेशो देखा जाएगा, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का रेशो क्या है। अगर इनका 1:3 है ना, ठीक है, यहाँ पे अमोनिया के कितने मोल, 1 मोल तो ले लिया इन्होंने, कोबाल्ट क्लोराइड का ले लिया। इन्होंने जो स्टडी कैसे कैसे करी स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि इन्होंने जैसे कोबाल्ट क्लोराइड 1 मोल लिया और 6 मोल ले लिए किसके, अमोनिया के ले लिए। तो अब इन दोनों के आपस में रिएक्शन होके कौन सा कंपाउंड बनेगा, CONH3 बन जाएगा, ठीक है। और ये Cl3, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया। अब ये देखो, ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर जो रहता है ना, जो आयंस रहते हैं वो कैसे हो सकते हैं, वो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। जबकि जो इस ब्रैकेट के अंदर जो आयंस रहेंगे ना वो है ना एक पूरा ये कंप्लीट एक आयन है, ये पूरा एक आयन है, ये पूरा केटायन है और ये एनायन है। ये कैसा है, केटायन है, ठीक है, और ये कैसा है, एनायन है ना। तो क्लोराइड कितने हैं इसमें, 3 क्लोराइड है। तो जब 1:6 में अगर लेंगे हम कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को,
तो ये क्या देंगे, 3 मोल है ना AgCl के देंगे, क्योंकि ये तीनों है ना जो क्लोराइड है वो फ्री है। लेकिन अगर हमने बात करी, अगर 1 मोल ये लिया और 5 मोल है ना हमने अमोनिया के लिए, तो उस कंडीशन में अब देखो यहाँ पे ये वाला जो कंपाउंड है इसका कलर कैसा है, येलो है ना। और फिर ये पर्पल कलर वाला कंपाउंड कौन सा बनेगा, CONH3 5Cl है ना, और 2 क्लोराइड बाहर रहेंगे, ठीक है। तो इसका कलर कैसा रहेगा, ये पर्पल कलर का कंपाउंड रहेगा। अब ये देखो, ये पूरा एक क्या है, ये कैटायन है और ये एनायन है, ये एनायन है और ये कैटायन है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं है कि ये तीनों ये भी फर्दर ब्रेक होंगे, ये ब्रेक नहीं होता है, ये इसकी आइडेंटिटी रहेगी, ठीक है। तो ये जो एनायन होगा, ये जो एनायन होंगे, यहाँ पे कितने क्लोराइड है ब्रैकेट के बाहर, ये 2 क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट आउट होंगे। अगर हम बात करें कि 1 मोल तो लिया हमने COCl3 और 4 मोल ले लिया NH3, तो उस कंडीशन में क्या होएगा, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा CONH3 4Cl2 और ये Cl। तो ओनली है ना एक ही जो मोल होएगा ना AgCl का वो प्रेसिपिटेट आउट होएगा। अब इसमें भी देखो, एक कंपाउंड तो रहेगा ग्रीन और एक कंपाउंड रहेगा वॉयलेट, तो ये होगा आइसोमेरिज्म के कारण। ये जो दोनों क्लोराइड रहेंगे, कंपाउंड यही रहेगा, ये दोनों जो क्लोराइड रहेंगे एक दूसरे के सिस भी रह सकते हैं और ट्रांस भी रह सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है ना, कि अलग अलग रेशो में लिया कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को। देखो उन्होंने क्या किया, ये था कोबाल्ट क्लोराइड लिया प्लस अमोनिया लिया। अब अमोनिया का अगर 1:6 में अगर लेंगे, 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड का लिया और 6 मोल इसके अमोनिया के लिए, तो उस कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कौन सा बनेगा, CONH3 6Cl3, ये कॉम्प्लेक्स बना। अब यहाँ पे देखो, ये जो ब्रैकेट के बाहर रहते हैं ना, ये वाली क्या होते हैं, ये आयनाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने, 3 क्लोराइड है और AgNO3 तो क्या है, एक्सिस में ले रखा है, तो जितने क्लोराइड होंगे उतने है ना प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। तो ये है ना क्या होएगा, 3 मोल AgCl के बन जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट केस में। जब है ना बात करेंगे COCl3 लिया और 5 मोल लिया अमोनिया के, तो उस कंडीशन में कितने मोल AgCl के, अगर एक्सिस में AgNO3 ले रखे हैं, तो उस कंडीशन में कितने मोल है ना AgCl के बनेंगे, तो AgCl के यहाँ पे बनेंगे 2 मोल बनेंगे, क्योंकि है ना 5 तो ये लिगेंड आ जाएंगे और कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ओनली 2 ही जो क्लोराइड रहेंगे वो फ्री रहेंगे। इसी प्रकार से COCl3 लिया और 4 मोल है ना ये ले लिया, अमोनिया ले लिया, तो उस कंडीशन में ओनली 1 मोल है ना AgCl का प्रेसिपिटेट आउट होएगा। तो उन्होंने ये चीज देखी कि जैसे जैसे ना, मतलब देखा कि यहाँ पे बिहेवियर दिख रहा है क्लोराइड का। यहाँ पे तो जितने भी 3 क्लोराइड थे तो तीनों प्रेसिपिटेट आउट हो गए। यहाँ पे है ना 2 तो प्रेसिपिटेट आउट हो गए क्लोराइड, जबकि एक है ना इसके अंदर ही रिमेन रह गया। तो यहाँ पे वो देख रहे थे कि कुछ क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, कुछ वहाँ पे सॉल्यूशन में रह रहे हैं, जो रह रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स आयन में है। तो यही उन्होंने है ना डिफरेंट कंडीशंस पे अलग अलग बिहेवियर नोटिस किया। फिर उसके बाद में एक स्टडी और उन्होंने ये करी, द ऑब्जर्वेशंस टुगेदर विद द रिजल्ट ऑफ ए कंडक्टिविटी। अब उन्होंने कंडक्टिविटी के बारे में भी मेजर किया। कंडक्टिविटी क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस के। किसी भी सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कंडक्टिविटी जो सॉल्यूशन होती है नंबर ऑफ आयंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कंडक्टिविटी के बारे में। In the solution can be expressed 6 group in all either chloride ion or a ammonia molecule or both remains bonded to the cobalt ion during the reaction. Okay, मतलब है ना 6 ग्रुप होंगे ना, वो अमोनिया जो कोबाल्ट होगा उससे जुड़े रहेंगे। अब वो तो या तो क्लोराइड हो सकते हैं और अमोनिया दोनों हो सकते हैं, या फिर अमोनिया हो सकते हैं। द कंपाउंड आर फॉर्मुलेटेड एज शोन इन ए टेबल। इस टेबल में बताया गया है where the atoms within the square bracket form a single entity which doesn't dissociate under the reaction condition। मतलब ये कह रहे हैं कि जो ब्रैकेट में है ना, ये पूरा एक ही आयन है, जैसे ये कैटाइन भी हो सकता है या एनाइन भी हो सकता है ना, कोऑर्डिनेशन स्फेयर वाला, ये जो ब्रैकेट वाला यहाँ पे कैटाइन है सब में, तो ये पूरा एक आयन है, ठीक है, जिसपे कितना +3 चार्ज है, +2 चार्ज है, इसमें +1 चार्ज है, ठीक है।
Werner proposed to term secondary valency for the number of a group bound to the directly to the metal ion in each of these examples. सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6 है। अब इन्होंने जैसे है ना ये जो जुड़ा हुआ है, ये जो बाहर जुड़ा हुआ है ना, ये तो क्या कहलाता है, ये तो कहलाता है प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। और जो ये मेटल से है ना ब्रैकेट के अंदर जुड़ा हुआ रहता है, ये कहलाता है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, डायरेक्टली जो बॉन्डेड रहता है। अब ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ये वाले जो आयंस रहते हैं मेटल से डायरेक्टली बॉन्डेड रहते हैं ब्रैकेट के अंदर, ये ऐसे नहीं है कि कोबाल्ट +3 अलग टूट गया, अमोनिया अलग टूट गया, ये नहीं टूटता, ये पूरे ब्रैकेट का एक ही आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस की बात करी जाए तो 3 तो क्लोराइड हो गए और एक ये कोऑर्डिनेशन जो कैटायन हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे 4 हो गए। और इस वाले केस में देखेंगे तो 2 क्लोराइड और एक ये कोऑर्डिनेशन जो पूरा कैटायन है तो 3 हो गए। इस वाले केस में 1 क्लोराइड और एक ये पूरा ये जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर वाला कैटायन हो गया, तो यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे भी 2 हो गए। अब हमने ये देखा था कि कंडक्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ आयंस के। तो सबसे ज्यादा आयंस किसमें 4 है, तो सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी किसकी होगी, अगर ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, 1 नंबर की होगी, फिर 2 नंबर की, और 3 और 4 नंबर में दोनों में 2-2 आयन है तो वो कंपेरेबल रहेगी। नोट दैट लास्ट टू कंपाउंड इन टेबल 5.1 हैव आइडेंटिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो आइडेंटिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला है बट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है, सच कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज आइसोमर, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जैसे दो जो क्लोराइड रहेंगे वो सिस और ट्रांस कंडीशन रहेगी, ठीक है, आइसोमर बनेगा, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा। वर्नर इन 1898 प्रोपाउंड दैट द थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द मेन पोस्टुलेट आ रहा है ना, वर्नर की जो थ्योरी है उन्होंने कब दे दी थी, 1898 में ही दे दी थी। इन्होंने ये बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप ऑफ है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, मेटल बनाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो मेटल 2 टाइप की वैलेंसी शो करती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है, नॉर्मली आयनाइजेबल होती है। जैसे अगर हमने ये वाला कॉम्प्लेक्स लिया COCl2 NH3 4 और ये क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो क्लोराइड होगा ना, ये तो क्या होगा, चलो या फिर हम ऐसे ले लेते हैं, एक क्लोराइड ले लेते हैं अंदर, और 2 क्लोराइड बाहर ले लेते हैं। तो ये जो ये होती है ब्रैकेट के बाहर वाली, ये होती है ना, ये प्राइमरी वैलेंसी होती है, और ये कैसी होती है, आयनाइजेबल होती है। मतलब ये दोनों क्लोराइड इस तरह से सॉल्यूशन में अवेलेबल रहेंगे अगर इसे सॉल्युबल करेंगे तो, ठीक है। एंड कैसे होती है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है जनरली किससे सेटिस्फाइड होती है, नेगेटिव आयंस के द्वारा ये सेटिस्फाइड होती है। वहीं अगर बात करी जाए द सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है, जो ब्रैकेट के अंदर है ये वाली है ना, ये जो पूरे ये लगे हुए हैं सेकेंडरी वैलेंसी, ये मेटल हो गई, और मेटल से एक तो क्लोराइड लगा हुआ है और एक 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल लगे हुए, तो ये क्या बना रहे, सेकेंडरी वैलेंसी। ये कैसी होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। मतलब अगर सॉल्यूशन रहेगा ना तो उसमें ऐसे नहीं है कि इस जो ब्रैकेट है इसके अंदर का क्लोराइड अलग निकल गया, अमोनिया अलग निकल गया, ऐसा नहीं होएगा, ये पूरा का पूरा एक कैटायन रहेगा। देखो हमने ये एग्जाम्पल लिया था, ये बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है और ये कॉम्प्लेक्स लिया था। तो ये बाहर वाला ये तो प्राइमरी वैलेंसी, इसमें दोनों क्लोराइड निकल जाएंगे। अब इस पे कितना इस पे -2 चार्ज है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा है ना, ये जो बड़े बड़े ब्रैकेट है, इसमें से ऐसे नहीं कि क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, अमोनिया अलग हो जाएगा, नहीं, ये नॉन आयनाइजेबल है। ये एज इट इज पूरा एज आयन रहेगा पूरे उस सॉल्यूशन के अंदर अगर इसे सोल्यूबल करेंगे तो, ठीक है। एंड जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, सेटिस्फाई किससे होती है, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, जैसे अमोनिया कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसके पास क्या है, लोन पेयर है, या फिर एनाइन के द्वारा होती है, जैसे क्लोराइड क्या है, एनाइन, मतलब इसके पास जो भी सेकेंडरी वैलेंसी में होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल रहती है, और है ना कोई भी मेटल होती है उसके लिए फिक्स रहती है।
अब क्या होता है, द आयंस और ए ग्रुप बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज के द्वारा, है ना, ये जो जुड़े हुए रहते हैं, टू द मेटल हैव करेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है, एक तो देखो 2D रहता है, 2D में है ना दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्सिस ले ली, एक वाई एक्सिस ले ली, लेकिन 3D में हम तीसरी एक्सिस भी लेते हैं, जेड एक्सिस, है ना। तो जो नॉर्मली क्या होता है कि सब चीजें 3D होती है, तो जो 3D में अरेंजमेंट रहता है ना इनका, जो मेटल के साथ ये जो ग्रुप लगे हुए रहते हैं, उनका जो 3D अरेंजमेंट होता है, जिसे ही क्या बोलते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट बोलते हैं ना। तो क्या होता है, सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव ए करेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 रहेगा, तो ये जो ग्रुप्स लगे हुए रहेंगे, इनका जो है ना स्पेशल अरेंजमेंट क्या रहेगा इस मेटल सेंटर के अराउंड, वो रहेंगे ऑक्टाहेड्रली रहेंगे। जैसे अगर बात करें क्या है स्पेशली अरेंजमेंट का मतलब, जैसे अगर है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये एक मेटल हो गई, इसके अराउंड जो लिगेंड है, अब इसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब हो गया 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब ये 4 लिगेंड का जो है ये मेटल सेंटर है, इसके चारों तरफ या तो कैसा अरेंजमेंट हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ठीक है, या फिर कैसा हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। कैसा हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। जैसे ये मेटल है और ये 4 लिगेंड का इनका स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट हो गया, इस तरह का हो सकता है। और अगर बात करी जाए, अगर टीबीपी ज्योमेट्री है, ठीक है, ज्योमेट्री कैसी है, टीबीपी है। चलो इसमें तो वो रीजन नहीं आएगी। अब है इन मॉडर्न फॉर्मुलेशंस में क्या होता है, सच स्पेशल जो अरेंजमेंट्स होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोल देते हैं। जैसे अभी हमने बनाया टेट्राहेड्रल, तो वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हो जाएगा। द स्पीसीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहलाती है, जो ब्रैकेट में रहती है ना वो एंटाइटी और कॉम्प्लेक्स कहलाती है। एंड द आयन आउटसाइड होते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट के, वो क्या कहलाते हैं, काउंटर आयन कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ये तो पूरा क्या है, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर रहता है ना, या तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोलते हैं, या फिर है ना कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बाहर होता है इसे बोलते हैं हम, या तो है ना ये प्राइमरी वैलेंसी होती है, या फिर इसे बोलते हैं हम काउंटर आयन बोलते हैं, ठीक है। इसे या तो प्राइमरी वैलेंसी भी बोला है या फिर काउंटर आयन बोल देते हैं। ये कोऑर्डिनेशन ये कॉम्प्लेक्स होता है जो ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है। ही फर्दर पोस्टुलेटेड ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर जो ज्योमेट्रीज होती है ना, शेप्स आर कैसी होती है, कॉमन होती है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। हाँ मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होएगा तो कौन सी रहेगी, ऑक्टाहेड्रल रहेगी, या 4 रहेगा तो या तो टेट्राहेड्रल हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसकी शेप कैसी रहेगी, इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप कैसी रहेगी, वो ऑक्टाहेड्रल रहेगी। यहाँ पे भी 6 है तो ऑक्टाहेड्रल रहेगी, यहाँ पे भी 6 है तो ऑक्टाहेड्रल रहेगी। वहीं देखो निकल है ना, यहाँ पे है ना 4 है, तो 4 में तो कौन कौन सी हो सकती है, या तो स्क्वायर प्लेनर हो सकती है या फिर टेट्राहेड्रल हो सकती है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होएगा NiCO4 का मेटल, ये जो कार्बोनाइल है इसका हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल होएगा, और टेट्राहेड्रल की कौन सी ज्योमेट्री रहती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। और अगर यहाँ पे बात करी जाती है, ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, DsP2 होएगा। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो ज्योमेट्री शेप होती है वो कौन सी रहती है, स्क्वायर प्लेनर रहती है। तो इस ये जो मोस्ट कॉमन कौन कौन से, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से तो ओनली ऑक्टाहेड्रल हो, और है ना 4 से टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, दो ज्योमेट्रीज रिलेटेड है। अब इन्होंने एक ही एग्जाम्पल दिया है, तो अभी तक आपने ये देखा कि इन्होंने क्या किया, जो वर्नर थे, वर्नर क्या है कि स्टडी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो अपनी रिसर्च कर रहे थे।
तो वो अपनी जब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने क्या हुआ कि कुछ है ना जैसे COCl3 का एक कंपाउंड लिया और फिर उसमें है ना अमोनिया लिया, है ना, अमोनिया का सॉल्यूशन लिया। जब इसमें वो डिसोल्व कर रहे थे तो इसके डिफरेंट डिफरेंट मोल लिए, है ना, ठीक है। और फिर उन्होंने एक्सिस है ना एक्सिस AgNO3 लिया और फिर यहाँ पे देखा कि जो PPT AgCl के जो PPT आई ना AgCl के उसके मोल कितने थे, है ना, ये चीज उन्होंने देखी। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि AgCl के कितने मोल मिलेंगे, ये इस अमोनिया के मोल पे डिपेंड करेगा कि अमोनिया के कितने मोल लिए थे, उस पे डिपेंड करेगा कि AgCl के कितने मोल मिलेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, COCl3 लिया प्लस 6 मोल लिए, है ना, अमोनिया के। तो जो इससे इनका जो कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, ये कैसा है, ट्रांजिशन मेटल है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अमोनिया कैसा है, इसके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो ये क्या करेगा, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसको। और इससे यहाँ पे 6 अमोनिया है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है, 6 होता है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होएगा, ठीक है। तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अगर 6 मोल लेते, एक मोल किसका, एक मोल तो लिया कोबाल्ट क्लोराइड का और 6 मोल लिए अमोनिया के लिए, तब ये कॉम्प्लेक्स बना। अब इस कॉम्प्लेक्स में अगर अभी हम एक तो चीज उन्होंने ये देखी कि अगर इसमें एक्सिस है ना AgNO3 मिलाते हैं, एक्सिस AgNO3, तो ये तो पूरा कैसे होता है, ये कैटायन है और एक ये एनायन है। तो यहाँ पे कितने क्लोराइड है, 3 क्लोराइड आयन है, ठीक है, क्योंकि ये तो आयनाइजेबल होता है, जो काउंटर आयन होता है जिसे प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 AgCl के 3 मोल AgCl मिलेगा, ठीक है। और अगर एक चीज आप यहाँ पे देख पाओ, एक चीज आप यहाँ पे देख पाओ, है ना, टोटल नंबर ऑफ आयंस इसमें कितने मिलेंगे, अगर इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो जो टोटल नंबर ऑफ आयंस, अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स मिलेगा तो देखो इसमें एक आयन तो ये हो गया कैटायन और 3 ये क्लोराइड आयंस हो गए, क्योंकि ये तो आयनाइजेबल है। तो टोटल कितने आयन होंगे, 4 आयन होंगे। तो एक तो उन्होंने स्टडी करी इसकी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की करी, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस की, इसकी जो कंडक्टिविटी थी ना उसकी स्टडी करी, जो कि है ना कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस पे। एक तो स्टडी ये करी कि कितनी है ना उसकी कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, और एक है ना AgCl के कितने मोल मिल रहे हैं, इन दो चीजों पे इन्होंने स्टडी करी। दूसरी बार इन्होंने क्या किया, कि इन्होंने लिया कोबाल्ट क्लोराइड लिया प्लस 5 मोल अमोनिया के ले लिए। अब इस कंडीशन में क्या है, जो कोबाल्ट के पास तो क्या है, अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये देखो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर कितना है, 27 है, ठीक है। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होएगा +3 में वो क्या होएगा, 3d6 4s0 रहेगा। मतलब इसके पास डी ब्लॉक है, जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 3d में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या होएगा, इसमें जो ये हाइब्रिडाइजेशन होएगा ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होएगा। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना कोबाल्ट का, वो तो कितना है, 6 है। अब यहाँ पे अमोनिया कितने रह गए, 5 ही रह गए भाई, 5 मोल ही अमोनिया रह रहे हैं, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका। तो मतलब ये 5 अमोनिया तो जैसे ये जुड़ गए इससे, ये तो जुड़ गए। अब इसके बाद में इससे तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका 6, तो एक क्लोराइड जुड़ा। अब यहाँ पे रिमेनिंग अगर ब्रैकेट के बाहर की बात करें या फिर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें, सॉरी प्राइमरी वैलेंसी की बात करें, तो उसमें कितने क्लोराइड रह पाएंगे, अगर उसमें क्लोराइड की बात करी जाए तो कितने क्लोराइड रह पाएंगे, 2 क्लोराइड बाहर रह पाएंगे, ठीक है। टोटल 3 थे, 3 क्लोराइड थे, 3 में से एक तो आ गया ये कोऑर्डिनेशन जो एंटाइटी है कॉम्प्लेक्स, इसमें आ गया, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये काउंटर आयन रहेगा। तो काउंटर आयन में कितने, ये तो कैसे रहते हैं, आयनाइजेबल रहते हैं, और ये नॉन आयनाइजेबल रहता है, ये आयनाइज नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर अब AgNO3 एक्सिस में डाला जाएगा तो यहाँ पे तो है ना ओनली कितने हैं, 2 मोल क्लोराइड के हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो AgCl के कितने मोल मिलेंगे, 2 मोल AgCl मिलेंगे। तो यहाँ उन्होंने ये स्टडी देखा कि जब है ना 6 मोल अमोनिया के लिए और 1 मोल COCl3 का लिया तो 3 मोल AgCl के मिल रहे थे। जब 5 मोल अमोनिया के लिए और 1 मोल COCl3 का लिया तो 2 मोल AgCl के मिल रहे हैं। मतलब जो एक क्लोराइड है वो कहाँ पे रह गया, सॉल्यूशन में ही रह गया। ये इसकी तो क्या होती है, PPT बनती है, PPT आउट नहीं हुआ। इसी तरीके से उन्होंने फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में किया कि उन्होंने लिया 4 मोल, 1 मोल तो लिया कोबाल्ट क्लोराइड का और 4 मोल उन्होंने लिया अमोनिया का लिया। ठीक है, इस कंडीशन में उन्होंने देखा कि 2 कलर के कॉम्प्लेक्स बने, है ना। ये भी कैसे बने, इनके भी 2 कलर बने। अब यहाँ पे देखो 3 क्लोराइड थे, 2 तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आ गए तो एक बाहर रहा। तो अगर AgNO3 डाला जाएगा, है ना, तो एक्सिस में डाला जाएगा तो AgCl का कितना मोल मिलेगा, 1 मोल मिलेगा AgCl का। ठीक है, अब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी ना 2 कलर्स के कंपाउंड बन रहे थे। तो वो 2 कलर्स के कंपाउंड क्यों बन रहे थे, क्योंकि आइसोमेरिज्म के कारण, आइसोमर्स के कारण। आइसोमर कौन कौन से, एक तो सिस है और एक ट्रांस है। ठीक है, जैसे कि अगर ये दोनों क्लोराइड, जैसे ये मेटल हो गई, मेटल कौन सी, कोबाल्ट ही लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब ये कोबाल्ट है। अगर इसमें ये दोनों क्लोराइड पास पास में रहेंगे ना एक दूसरे के, है ना, तो ये कैसे हो गए, सिस हो गए, बाकी तो सब अमोनिया है। और अगर ये क्लोराइड एक दूसरे के अपोजिट रहे, 180 डिग्री पे रहे ना, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये ट्रांस हो गया, ट्रांस आइसोमर हो गया। अब ये दोनों कंपाउंड क्या है, दोनों अलग है, एक सिस है एक ट्रांस है, तो इनका जो कलर क्या होएगा, अलग होएगा। तो उन्होंने ये स्टडीज देखी, ये सारे उनके ऑब्जर्वेशन थे इन स्टडीज से। फिर उसके बाद में एक चीज उन्होंने यहाँ पे और बता रखी है, on the basis of the following observations made with the aqueous solution, assign secondary valency to the metal in the following compounds। है ना, मेटल की जो सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है कि जैसे अभी तो ये तो यहाँ पे ये दे रखा है कि इन्होंने एक क्वेश्चन है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब हो गया मेटल और, है ना, इसमें जो है ना उसके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, मेटल और लिगेंड के बीच वाले बॉन्ड कितने हैं, वो चीज इसमें आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने AgCl के कितने मोल मिल रहे हैं, मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट पर मोल ऑफ द कंपाउंड्स विद एक्सिस AgNO3 इसमें डाला। और इन्होंने बता दिया है कि जैसे इसमें 2 मोल AgCl के मिल रहे हैं फर्स्ट वाले से, इससे भी 2 मोल मिल रहे हैं, इससे 0 मोल, इससे 1 मोल और इससे 0 मोल। ठीक है, अगर इससे 2 मोल AgCl के मिल रहे हैं, मतलब है ना प्लेडियम जो मेटल है उसके साथ यहाँ पे तो 2 ही क्लोराइड और दोनों के दोनों AgNO3 के साथ PPT आउट हो गए AgCl। ठीक है, तो यहाँ पे है ना ओनली अमोनिया ही है ना मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो कितने 4 हो गया इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। इसमें बात करते हैं, इसमें भी 2 मोल है ना AgCl का मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 ही क्लोराइड है, तो ये तो दोनों तो PPT आउट हो रहे हैं, बाहर है, मतलब ये तो काउंट एज ए काउंटर आए नहीं है दोनों क्लोराइड। तो यहाँ पे जो निकल के साथ कितने 6 H2O जुड़े हुए हैं, तो इसकी निकल की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। अब यहाँ पे देखो 0 है ना, मतलब AgCl नहीं बन रहा है, मतलब है ना 4 तो ये वाले क्लोराइड और 2 ये वाले क्लोराइड, टोटल कितने 6 क्लोराइड हो गए। और PPT तो कुछ आ नहीं रहा, तो मतलब 6 के 6 जो क्लोराइड है वो मेटल के साथ ही लगे हुए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे एक है ना PPT आउट हो रहा है, तो 3 में से एक PPT आउट हो रहा है, मतलब जो 2 है ना, 2 तो मेटल के साथ जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि मेटल के साथ वाले तो आयनाइजेबल होते नहीं है, तो 2 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, तो इसकी भी कितना हो गया सेकेंडरी वैलेंसी, जो मेटल से जुड़े हुए लिगेंड है वो 6 हो गए। यहाँ पे बात करी जाती है 0 होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी क्लोराइड बाहर नहीं, मतलब AgCl के एज ए PPT आउट नहीं होता, मतलब वो मेटल से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम हो गया, 2 तो ये हो गए जो मेटल प्लेटिनम से जुड़े हुए, 2 अमोनिया हो गए, तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी हो गई वो कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये देखो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है। अब एक इन्होंने एक डिफरेंस आता है, एक तो डबल सॉल्ट होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है।
दो या दो से ज्यादा जब है ना स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, जब उनको मिक्स किया जाता है ना, तब या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा या फिर क्या बनेगा, डबल साल्ट बनेगा। जैसे अगर हमने जो एग्जांपल देखा वहां पे कोबाल्ट क्लोराइड ये भी एक स्टेबल कंपाउंड है और अमोनिया ये भी एक स्टेबल कंपाउंड है। अब इन दोनों को मिक्स किया तो ये इससे बने डबल साल्ट बनेगा या फिर है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वही स्टडी हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, बोथ डबल साल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेस आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू और ए मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टाइकियोमेट्रिक रेशो। मतलब स्टाइकियोमेट्रिक रेशो में जब इनका कॉम्बिनेशन करवाया जाता है तो उससे या तो डबल साल्ट बनेगा या फिर है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। और वो कौन सा बना है वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, या तो दो कंपाउंड है ना, उनको हम क्या कर रहे हैं स्टाइकियोमेट्री में, स्टाइकियोमेट्री मतलब उनके जो भी मोल्स के रेशो में ले रहे हैं ना, जैसे कि ए और बी है, इनको हमने मिक्स कर दिया, तो अब इससे हमें ये जो मिलने वाला कंपाउंड है ये डबल साल्ट होगा या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो इन दोनों को मिक्स किया ए और बी को, ठीक है, ये ए और बी को मिक्स कर दिया। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, मिक्स करने के बाद में इसे हीट किया है ना, हीट किया तो क्या होगा कि पानी तो उड़ जाएगा, जो भी वाटर होगा, और क्रूड बच जाएगा। फिर इसे वापस क्या करेंगे, इस क्रूड को वापस से है ना वाटर में डिसोल्व करेंगे, है ना, वाटर में डिसोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो जो आयंस होंगे ना, है ना, अगर ए और बी है ना दोनों के आयंस है ना पूरे पूरे प्रेजेंट हो तब तो वो डबल साल्ट है। और अगर है ना नए टाइप के आयंस का अगर ये टेस्ट दे दे, न्यू टाइप का टेस्ट दे दे, न्यू टाइप ऑफ आयंस अगर इसमें बन जाए और जिनसे मिलकर ये बना है उनके टेस्ट नहीं दे, तो ये कैसा हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो जाएगा। जैसे सपोज करो लेबोरेटरी में लिया निकल क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ये निकल क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, किस में बनाया है इन्होंने सॉल्यूशन, अमोनिया में बनाया है, ठीक है, निकल क्लोराइड का अमोनिया में सॉल्यूशन बनाया है। और इस सॉल्यूशन का कलर कैसा है, इसका कलर है ग्रीन कलर का, ये सॉल्यूशन बना है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बना है निकल क्लोराइड का अमोनिया में। ग्रीन कलर किसके कारण है, निकल +2 के कारण है, इसका D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और डी ट्रांजिशन के कारण कैसा इसका कलर है, ग्रीन कलर है। अब ये जो सॉल्यूशन बना है इसे क्या कर दिया, हीट कर दिया, हीट करने से क्या होगा, अमोनिया तो क्या होगा, उड़ जाएगा, और इधर ये क्रूड बच गया। अब इस क्रूड को वापिस है ना वाटर में डिसोल्व करेंगे, किस में डिसोल्व करेंगे, H2O में डिसोल्व करेंगे इस क्रूड को। और ये क्रूड कैसा बन रहा है, ये ब्लू कलर का क्रिस्टल बन रहा है ना, ब्लू क्रिस्टल बन गया। ब्लू क्रिस्टल बन गया NiCl2 6s3 का, ठीक है। अब ये है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या फिर डबल सोल्ट है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा, तो इसको क्या करेंगे फिर वापस से है ना पानी में डिसोल्व करेंगे। और अगर इसमें पानी में डिसोल्व किया तो इसका कलर कैसा हुआ, ब्लू कलर हुआ। और इसमें कौन कौन से आयंस की टेस्टिंग दे रहा है, ये एक तो NiNH3 6 आयन की टेस्टिंग दे रहा है ना, इसकी टेस्टिंग हो रही है, और एक क्लोराइड आयन की टेस्टिंग इसमें हो रही है, ठीक है, इस वाले सॉल्यूशन में। अब इसमें किसकी टेस्टिंग नहीं हो रही, निकल +2 जो आयन है उसकी टेस्टिंग ये नहीं दे रहा है, और जो सिंपल अमोनिया है उसकी टेस्टिंग भी नहीं हो रही। तो अब यहाँ पे ये चीज पता चल गई हमें कि ये है ना इसमें इस आयन की टेस्टिंग हो रही है और ये इसकी टेस्टिंग हो रही है, ठीक है।
तो इससे हमें ये आइडेंटिफाई हो गया कि इसमें ये जो है ना कौन सा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया है, ये वाला इसमें कंपाउंड बन गया है। तो ये कैसा है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। वहीं अगर बात करें हाउएवर दे डिफर इन द फैक्ट दैट डबल सोल्ट होते हैं ना, सच एज ए कार्नेलाइट क्या है, एक डबल सोल्ट है। ये एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। कार्नेलाइट डबल सोल्ट है, KCl MgCl2 6H2। मोहर सोल्ट है ना, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2, ये भी कैसा है, डबल सोल्ट है। फिटकरी है ना, पोटास एलम, ये भी क्या है, डबल सोल्ट है। अगर जैसे मान लो कि कार्नेलाइट को अगर हम है ना वाटर में डिजोल्व करेंगे ना, तो K+ का भी टेस्ट देगा, क्लोराइड माइनस आयन का भी टेस्ट देगा, Mg+2 आयन का भी टेस्ट देगा, सबका टेस्ट देगा। इसी प्रकार से Fe ये जो है मोहर साल्ट है, अगर इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे ना, तो ये Fe+2 का भी टेस्ट देगा, सल्फेट का भी देगा, अमोनियम का भी देगा, इन सब का टेस्ट देगा। पोटास एलम की बात करें, K2SO4 Al2SO4 होल ट्वाइस 24H2O, ये इसकी, तो उसमें K+ का भी टेस्ट आएगा, एल्यूमिनियम+3 का भी आएगा, सल्फेट का भी आएगा, सारे आयंस का टेस्ट देगा। डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व इन ए वाटर। और टेस्टिंग कैसे करते हैं, जैसे हम एसिडिक बेसिक रेडिकल्स की टेस्टिंग करते हैं, उसी तरीके से हम टेस्टिंग करके पता लगाएंगे। हाउएवर जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इसमें किस किस की टेस्टिंग होगी, एक तो K+ आयन की टेस्टिंग देगा, और ये देगा FeCN6 -4, इस आयन की टेस्टिंग देगा। यहाँ पे है ना आयरन की टेस्टिंग नहीं होगी, और है ना जैसे साइनाइडाइन, इनका इनका टेस्टिंग ये नहीं देगा, ये वाला, अगर इसको हम वाटर में डिसोल्व करते हैं। मतलब ये कैसा हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया। इसके बाद में ये जो वर्नर है ना, इनके बारे में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी एक रिसर्च करी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। ठीक है, अब यहाँ पे है ना ये जो तीन है ना, जो डबल सॉल्ट है ना, KCl MgCl2 एंड 6H2, ये तो कार्नेलाइट है, इसका भी ध्यान रखना है। एक मोहर साल्ट का भी ध्यान रखना है, Fe, ये फॉर्मूले इनके ध्यान रखने हैं। FeSO4 NH4 होल ट्वाइस 24 6H2 एक तो, और ये पोटाश एलम मतलब फिटकरी होती है, इसका भी फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये जनरली पूछे जाते हैं। वर्नर वॉज बोर्न ऑन ए December 12 1866 इन द फ्रेंच प्रोविंस ऑफ Alaska. His study of chemistry began in Germany and continued in Switzerland, where in his doctoral thesis, है ना, स्विस मतलब बोला ना, स्विस है क्योंकि स्विट्जरलैंड के हैं। 1890 he explained the difference in the property of a certain nitrogen containing organic substance on the basis of a isomerism। मतलब है ना जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उनकी प्रॉपर्टीज में इन्होंने डिफरेंस बताया था आइसोमेरिज्म के बेसिस पे। He extended one half theory of a tetrahedral carbon atom and modified it for nitrogen। मतलब जो वॉन्टहॉफ ने जो टेट्राहेड्रल कार्बन के लिए थ्योरी दी थी, उन्होंने ये नाइट्रोजन, मतलब इनकी बेसिकली नाइट्रोजन पे स्टडी थी। वर्नर शोड दैट ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेस्ड ऑन ए फिजिकल मेजरमेंट, राइट। In fact, Werner was the first to discover optical activity in a certain coordination compounds में इन्होंने ना जो ऑप्टिकली एक्टिविटी होती है उनके बारे में भी इन्होंने बताया था। At the age of 29 he became a full professor of a in a university में बन गए। अल्फ्रेड वर्नर was a chemist and a educationalist. He accomplishments include the development of a theory of a coordination compound. This theory, in which Werner proposed revolutionary idea about how atoms and molecules are linked together, right, was formulated in a span of only 3 years. In 1890 to 1893, the remainder of his career was spent gathering the experimental support required to validate his new ideas। ठीक है, वर्नर बिकमिंग द फर्स्ट स्विस केमिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज, मतलब फर्स्ट जो स्विस केमिस्ट थे जिनको ये नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, फॉर हिज वर्क ऑन द लिंकेज ऑफ एटम्स एंड द कोऑर्डिनेशन थ्योरी, मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए इनको 1913 का नोबेल प्राइज में मिला था। ये इनके बारे में बेसिक सी जो डिटेल दी हुई है। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, तो जो ऊपर अभी तक जो एक्सप्लेन किया है इसे एक बार और वैसे तो ये चीजें समझ आ ही गई होगी।
कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है, ये जो पूरा है ना जो बड़े बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर रहता है, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी रहती है। मतलब मेटल और मेटल से डायरेक्टली जो बॉन्डेड जो एटम्स रहते हैं ना, आयंस रहते हैं, या तो आयंस रहेंगे या फिर कैसे रहेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स रहेंगे। वो के मिलके क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बनाते हैं। ठीक है, मेटल के साथ जिनका डायरेक्ट बॉन्ड होता है, मतलब जो आयनाइज नहीं होते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कंस्टिट्यूएंट है सेंट्रल एटम, मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ए मॉलिक्यूल्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये कोबाल्ट मेटल है, ये है ना 6 है ना, या तो मतलब या तो इसमें आयंस होंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, इनसे बाइंड रहेगी। ठीक है, इज ए कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इन विच कोबाल्ट आयन इज सराउंडेड बाय 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड द 3 क्लोराइड आयंस। अदर एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे ये निकल है, ये है ना फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ है ना जुड़ी हुई रहती है ना, जैसे 4 कार्बोनाइल हो गए, तो ये पूरे मिलके क्या होएगा, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होएगी। जो बड़े ब्रैकेट में होता है ना वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होता है। अब इस जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है ना, इसमें जो मेटल एटम रहता है ना उसे क्या बोलते हैं, या तो सेंट्रल एटम या फिर मेटल आयन बोलते हैं, क्योंकि उसी पे हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं और उसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं। मतलब ये जो सेंटर में रहती है मेटल, इससे सारे लिगेंड आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, यहाँ पे है ना आयरन है, प्लेटिनम है, निकल है। इन कोऑर्डिनेशन पूरा तो ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो गया। द एटम और ए आयन इन टू विच फिक्स्ड नंबर ऑफ ए आयंस और ग्रुप्स बाउंड इन ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। मतलब अगर जैसे ये है ना, यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ये जो निकल होगा ना, निकल के चारों तरफ ये जो 4 कार्बोनाइल होंगे ना, वो कैसे जुड़े हुए रहेंगे, टेट्राहेड्रली जुड़े हुए रहेंगे। इट्स मतलब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में जो एटम और आयन होता है ना, द एटम और आयन, जिससे क्या होता है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन और ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं, वो भी कैसे, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में। मतलब उन जो ग्रुप्स होता है उनका किसी एक आयन के, एटम और आयन के चारों तरफ है ना एक फिक्स है ना स्पेशल अरेंजमेंट रहता है। तो जिस जो बीच का एटम होता है ना, वो क्या कहलाता है, सेंट्रल एटम और आयन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द सेंट्रल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ये जो मेटल होती है ना, ये निकल सेंट्रल एटम और आयन हो गया, कोबाल्ट सेंट्रल एटम हो गया, आयरन हो गया, है ना, ये सब चीजें हो गई। और अब इससे क्या होता है कि लुआइस एसिड भी बोलते हैं सेंट्रल एटम को, क्योंकि ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, लुआइस एसिड बोलते हैं। लिगेंड क्या होता है, चलो ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।